ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उससे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को वहां तक दिक्कत है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। हमने अपना संविधान बना दिया है। मीनू कटारिया, सुषमा नूनवाल, गोविंद शर्मा, सोनू, पिंकी, मेनपाल, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड इवनिंग, जो भी कहना है कीजिए, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे भारत के जो संविधान में जो चीजें उठाई गई हैं। हमने कल देखा कि 1935 से उठाया और अन्य देशों से उठाया। तो किस देश से हमने क्या चीजें उठाई हैं वो आज हमारा टॉपिक होगा। ठीक है सचिन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। यानी आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अन्य देशों से भारतीय संविधान की अंदर ली गई विशेषताएं। ठीक है, पिंकी, वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो गुड इवनिंग का समय है नहीं पिंकी, बट कोई नहीं, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। नमस्कार डियर सीमा मोर जी। सर थोड़ा सा नोट करने के लिए टाइम दे दिया करो प्लीज, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बिल्कुल गोविंद शर्मा जी, बिल्कुल टाइम दे दिया जाएगा। आप लोग तो बोलते ही नहीं है भाई। जब आप बोले, देखो अपन तो ऐसा बंदा है, जब तक आप नहीं लिख लेते तब तक हम लोग आगे, मैं कम से कम आगे नहीं चलता। आप बोलते नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई। चलो कोई नहीं, मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा, तुम अपने आराम से लिखते रहना। ठीक है। तो अन्य देशों से जो ली गई विशेषताएं, उसमें सबसे पहले हम जो चलते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे चलते हैं। यानी भारत ने अगर कंट्री वाइज, डियर सीमा मोर जी कितनी क्लास हो चुकी है हमारी? आज कौन सी क्लास हमारी? आई थिंक पांचवी, चौथी पांचवी क्लास है बच्चे हमारी आज। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे वाला टॉपिक नहीं भी हुआ है तो आप ये पढ़ लो, मतलब कुछ भी कनेक्ट नहीं करता। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि हमारा संविधान बन गया है और उस संविधान में जो हमने चीजें कॉपी की हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या कॉपी की हैं वो देख लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कंट्री के हिसाब से अगर हमने सबसे ज्यादा चीजें कहीं से उधार ली हैं तो वो अमेरिका ही है। इसमें जो सबसे पहले हम लेंगे वो है लिखित संविधान। तो क्या भारत का संविधान लिखित संविधान है? देखिए, हम दो देशों को एक साथ कंपैरिजन करते हैं। इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इधर यूनाइटेड किंगडम है, यानी इंग्लैंड जिसे आप लोग कहते हैं। तो यूएसए से लिखित संविधान ले लिया है सर जी। उसके बाद मौलिक अधिकार का कंसेप्ट जो है हमने यहीं से लिया है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा का कंसेप्ट। अच्छा, ये होते क्या है मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। और आप लोग भी लिखते रहिए जिनको लिखना है ना। महाभियोग जो हम लोग राष्ट्रपति पे लगाते हैं, जिसे आप लोग इम्पीचमेंट भी बोल देते हैं। उपराष्ट्रपति का पद। वित्तीय आपात, आपातकाल होते हैं ना, इमरजेंसी जिसे कहते हैं। वैसे तो इमरजेंसी तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप की इमरजेंसी हमने कहीं और से ली है, लेकिन ये जो वित्तीय आपात है ये हमने अमेरिका से लिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद भारत के संविधान की जो शुरुआत होती है बेटा एक प्रस्तावना से होती है, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। और उसके बाद एक व्यवस्था होती है जिसे हम लोग कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। अब इसको हम आगे जानेंगे। भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था लिया है वो लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब मैं जब यूनाइटेड किंगडम पे आऊंगा तो यूनाइटेड किंगडम से सबसे पहले हम क्या लेंगे? सर, नागरिकता का जो प्रावधान है
वो हमने इंग्लैंड से ही लिया है। उसके बाद एकल नागरिकता, मतलब नागरिकता में आप लिखिएगा एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता जिसे भी कह देते हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग यहां से लेंगे रिट्स। इस रिट्स को आप लोग रिट्स भी बोल लीजिए, और यार हिंदी में बोलना है तो न्यायिक आदेश भी बोल लीजिए, इंग्लैंड की ही देन है। उसके बाद इंग्लैंड से हम संसदीय व्यवस्था को लेंगे। उसके बाद हम इंग्लैंड से द्विसदनीय व्यवस्था भी लेंगे। द्विसदनीय व्यवस्था, हम इंग्लैंड से कैबिनेट व्यवस्था भी लेंगे। हम इंग्लैंड से कानून का शासन भी लेंगे, जिसे आप लोग रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से ली गई विशेषताएं। इसे सबसे पहले कॉपी करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगले 1 मिनट का समय बचे, 1 मिनट में इसे कॉपी करो। चलो अब समझाता हूं। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, अमेरिका से तो लिखित संविधान ले लिया, तो इंग्लैंड से लिखित संविधान क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा इंग्लैंड में लिखित संविधान है ही नहीं, वहां तो अलिखित संविधान है। अरे सर समझ नहीं आया, लिखित संविधान अलिखित संविधान क्या होता है? समझाता हूं। आप लोग यहां तो कॉपी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो कॉपी लिख रहे हैं, जिस कॉपी पे आप लोग लिख रहे हैं, क्या आप लोगों ने फेयर कॉपी बनाई है क्या? मतलब सिर्फ एक कॉपी जिसमें आप पॉलिटी लिखेंगे, इसके अलावा उसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यानी पॉलिटी ही लिख रहे हैं, मेरी पहली क्लास से लेकर के मेरी जितनी क्लास होगी सारी क्लास को आप सिर्फ एक नोट्स बुक बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो हमारा लिखित संविधान है। क्योंकि हम सिलसिलेवार चले हैं, पहली क्लास फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, फिर ऑर्डर में हम लोग, और फिर बहुत अच्छे अच्छे से हमने अपने नोट्स बनाए हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक दूसरा स्टूडेंट भी है जिसके पास रफ कॉपी है, और उसी रफ कॉपी में सब कुछ लिखता है, मैथ भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, समाज, सब कुछ वो मैथ एक ही कॉपी में लिखता है। तो अगर मैं 10 दिन बाद, दोनों ही स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, एक अपनी रफ कॉपी लेके बैठा है, एक पॉलिटी लेकर के बैठा हुआ है, मतलब वो अपनी कॉपी लेके बैठा है और वो रफ कॉपी लेके बैठा हुआ है। मैं दोनों से सवाल करता हूं कि भाई 10 दिन पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था? तो किसके लिए आसान है ये बताना कि 10 दिन पहले कौन सा टॉपिक हुआ था? तो आप कहेंगे निसंदेह सर जो फेयर कॉपी बना रहा है उसके लिए आसान है, क्योंकि उसने डेट लिखी होगी, इस डेट को सर ने क्या करवाया था, सिर्फ उसे 4-5 पन्ने बदलने हैं और आपको बता देगा। लेकिन जिसने रफ कॉपी पे लिखी थी वो, तो सर वो तो ढूंढता रहेगा पन्ने, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, कभी आगे कभी पीछे, उसको दिक्कत होगी। ये है अलिखित संविधान, यानी लिखा तो इसने भी है लेकिन इसने ऑर्डर वाइज नहीं लिखा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब सर ये बंदा जिसने
रफ कॉपी में ही पॉलिटी लिखी है। जिस दिन मेरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, अब देखिए जिसने फेर किया होगा उसकी तो कॉपी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन जिसने रफ किया होगा वो पता क्या करेगा, पहला दिन का जो मेरा लेक्चर होगा जहां उसने लिखा था वो पेज फाड़ेगा, दूसरे दिन का जो लेक्चर होगा वो वहां जहां जहां पर वो उसने लिखा था वो भी पेज फाड़ेगा। इस तरीके से रफ कॉपी में से जहां जहां उसने लेक्चर वाइज लिखे होंगे हर सबके पेज फाड़ देगा पॉलिटी के, और पेज फाड़ करके सबको स्टेपल कर देगा। तो देखिए लिखे तो हैं इसने, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से नहीं, और आखिरी में हर पॉलिटी का पन्ना फाड़ करके स्टेपल कर दिया इसने। मुबारक हो साहब, आपका पॉलिटी तैयार। यही जो संविधान है ये इंग्लैंड का संविधान है। राजाओं महाराजाओं का जो कानून था वो आज भी वैसा का वैसा चल रहा है, सिर्फ उन्होंने उन कानूनों को नत्थी कर दिया है, यानी एक स्टेपल कर दिया है सारे कानूनों को मिला करके। लेकिन भारत जो है सिलसिलेवार चलेगा, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 आएगा। समझिए, भारत के संविधान का पहला जो हिस्सा है वो भारत देश के बारे में है ना, जिसे पार्ट 1 कहते हैं। अगर कोई देश ही नहीं होगा तो उस देश में रहने वाले लोग भी नहीं होंगे, इसीलिए पहले देश लेकर के आओ। तो इसलिए सर पार्ट 1 में देश की बात की जाती है, और पार्ट 2 में देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बात की जाती है। अगर कोई नागरिक है तो उस नागरिक के ऊपर एक सरकार होगी, और वो सरकार जो है नागरिकों का फायदा और नुकसान दोनों कर सकती है, वो नुकसान ना करे, इसीलिए चैप्टर 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये ऐसे नहीं बने हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के पीछे की कहानी है। तो फिलहाल के लिए आपने ये समझ लिया कि एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित था, इसलिए हमने उसका संविधान नहीं लिया। सर क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबसे पहले तो एक बात हमारे देखो कि हमारे देश में जो है इंग्लैंड की तरह सिस्टम नहीं है राजा महाराजाओं का, इसलिए हमें अनरिटन हम ले नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें चीजें क्लियर करनी है, हमें चीजें क्लियर करनी है, इसलिए हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा। क्लियर कैसे करनी है कि भाई इस देश में अगर लोग हैं तो लोगों के कौन कौन से अधिकार होंगे, इस देश में जो सरकार होगी जिसे राज्य भी कहेंगे उस राज्य के पास कौन कौन से अधिकार होंगे। अब मैं अगर इंग्लैंड में ये कहूं कि बेटा इंग्लैंड में कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा? आश्चर्य हो रहा है? तो मैं बोल रहा हूं कि इंग्लैंड में कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, लेकिन भारत में और अमेरिका में मौलिक अधिकार है। यही वजह है कि मौलिक अधिकार हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। क्योंकि अगर आप क्लास में मुझे देख रहे हैं और अगर मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, तो बच्चे ऐसा है वो पॉसिबल ही इसलिए हो पा रहा है, वो पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके पास और मेरे पास मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं होता तो शायद आप मुझे देख भी नहीं पाते। समझ रहे हो? तो मौलिक अधिकार यानी कुछ अधिकार है, वो क्या होते हैं वो हम आगे जाकर के बात करेंगे उस पर, जब हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक होगा। तो इंग्लैंड में इस तरह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर हम राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन बेटा इंग्लैंड में न्यायपालिका सर्वोच्च है ही नहीं। भारत में तो न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है, इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। देखिए समझ में आया फर्क कि इंग्लैंड की अलिखित संविधान होने की वजह से वहां न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है और मौलिक अधिकार नहीं है, और भारत जो है दरअसल न्यायपालिका को ऊपर रखना चाहता था, क्योंकि अगर किसी देश में न्याय नहीं तो वो देश रहने लायक नहीं। जैसे अफगानिस्तान में अभी न्याय व्यवस्था चरमराई हुई है, पाकिस्तान का भी बुरा ही हाल है, सीरिया का, लीबिया का, या जितने भी अरब कंट्री हैं वहां न्याय व्यवस्था जो है वो हमेशा सवाल या निशान पे रहती है, यानी एक क्वेश्चन मार्क पे रहती है। यही वजह है कि वो देश दुनिया के अच्छे देशों में नहीं आते हैं। जिन देशों में न्यायपालिका या न्याय जितना अच्छा होता है वही देश रहने लायक होते हैं। अब भारत इस देश को अच्छा बनाना चाहता था, हमारे फाउंडिंग फादर इस देश को अच्छा बनाना चाहते थे, संविधान सभा के लोग बहुत अच्छे थे इसलिए इस देश के संविधान को अच्छा बनाना चाहते थे, इसीलिए वो इंग्लैंड के संविधान की तरफ नहीं गए, वो गए अमेरिका के संविधान की तरफ, क्योंकि लिखित है तो बेहतर है। आप और मैं एक बिजनेस करते हैं, अगर उसको लेकर के अगर हम डीड बनाते हैं, कानूनी प्रक्रिया करते हैं, तो वो ज्यादा सही है, या फिर हम एक दूसरे से बात कर लेते ना, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा यारी, तू मेरा यारी, ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। तो ये समझ लीजिए कि ये तू मेरा यारी ये है, और बिजनेस चलाने के लिए लीगली ये तरीका है लिखित संविधान। यही वजह है कि अमेरिका ने, देखिए अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला संविधान किस देश ने दिया तो आप कहेंगे इंग्लैंड ने, लेकिन दुनिया में सबसे पहला संविधान लिखित किसने दिया? आप कहेंगे अमेरिका ने। इसलिए अमेरिका को मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
संविधान की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट है सर यहाँ पे न्यायिक समीक्षा। अच्छा, जिस चीज को मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा वो टॉपिक आगे होगा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? अगर राज्य यानी सरकार कुछ गलत काम करती है और ये बात न्यायपालिका को पता चल जाए, तो न्यायपालिका उस मामले को खुद से ले सकती है। यानी न्यायपालिका को आकर के बताने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका को लगता है कि अगर गलत है, समीक्षा करनी चाहिए, तो वो समीक्षा कर सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे, न्यायपालिका भारत में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि केंद्र ने अगर कोई कानून बनाया है और वो भारत के संविधान की इज्जत नहीं करता, तो उसकी वो समीक्षा कर सकता है। तो इसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका से। नेक्स्ट है महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है, इसके लिए आप वेट कीजिए जब भारत का राष्ट्रपति करेंगे। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट भी कहां से लिया? अमेरिका से। उसके बाद है वित्तीय आपात। मैं राष्ट्रपति में हम टॉपिक करेंगे इमरजेंसी का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। समझिएगा। प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, से एक लाइन स्टार्ट होती है भारत के संविधान में, इसको हम प्रस्तावना कहते हैं। जब आप संविधान की किताब खोलते हैं तो पहले ही पन्ने पे जो चीज देखने को मिलेगी वो यही प्रस्तावना या प्रीएम्बल या उद्देशिका है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से जुगनू है। जुगनू प्रस्तावना को, हालांकि किसी किताब में नहीं है, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं अपनी तरफ से इसको व्याख्यात कर रहा हूं ताकि आपको इसकी समझ थोड़ी सी अच्छी हो। जब हम लोग छोटे थे, अब तो हालांकि देखने को बहुत कम मिलते हैं, जब हम छोटे थे तो खेतों की तरफ जाते थे। खेतों में शाम के टाइम पे जुगनू दिखते थे, है कि नहीं? अगर अंधेरा है, रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, अब तो लाइट का बड़ा प्रचलन हो गया है, फोन आ गए हैं, फोन में लाइट मतलब टॉर्च आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले ये जो जुगनू है ये काम करते थे हमारे लिए अच्छे, कि भाई ये जुगनू इधर जल रहे हैं तो इधर रास्ता होगा। बोलो हाँ या ना? तो समझ लीजिए कि आप अंधेरे में खड़े हैं, यानी भारत के जो लोग हैं वो अंधेरे में खड़े हैं, उन्हें नहीं पता कि वो उधर कहाँ जाना है। कहाँ जाना है उसके लिए एक रास्ता है, वो रास्ता है संविधान से होकर के जाना। लेकिन उस संविधान के रास्ते पे चलने के लिए जो जुगनू का काम करता है, जो चमक का काम करता है, वो प्रस्तावना काम करती है। तो प्रस्तावना की इतनी इंपॉर्टेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा आपके शब्दों में मैं समझाना चाहूंगा। अगर यहां पर दो मुझे नाम दिख रहे हैं, एक नाम है गोविंद शर्मा का और एक नाम है पिंकी का, तो हम पिंकी से स्टार्ट करते हैं। पिंकी के घर वाले पिंकी के लिए रिश्ता देखने गए, पिंकी को लेकर के नहीं गए, सिर्फ रिश्ता देखने गए, और पिंकी के घर वाले रिश्ता देख करके आ गए, यानी लड़के को देख करके आ गए। रिश्ता तो नहीं कहूंगा मैं, लड़के को देख करके आ गए, और लड़की को कहते हैं, यानी पिंकी को कहते हैं आकर के कि बेटा ऐसा है। वो जो लड़का था स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, और हमें तो सुशील और सभ्य लगा। 3-4 चीजों में बात समेट दी गई। समझ में आ रहा है? अब यही हो जाता है उल्टा। अब गोविंद शर्मा के घर वाले लड़की देख के आए और गोविंद शर्मा को कहते हैं लड़की सुंदर है, सुशील है, खाना बना लेती है, पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर रही है। तो सर इन 4-5 चीजों में लड़का और लड़की को एक दूसरे के बारे में बता दिया गया। तो क्या ये 4-5 चीजों से किसी एक इंसान के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है क्या? नहीं, नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि व्यक्तित्व का पता तो उस बंदे के साथ 7 साल भी रह लो ना, तब भी शायद है ना वो इंसान एक पहेली ही रहे। यहां तो बात हो रही है सिर्फ 3-4 शब्दों की। नहीं सर, हम उस इंसान के बारे में पता नहीं लगा सकते, उनके साथ रहना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी अगर आपको भारत का संविधान पूरी तरीके से जानना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पूरा संविधान। लेकिन अगर आपको यह देखना है कि भारत का संविधान दरअसल है क्या, तो उसके लिए आपके ये 4-5 शब्द जैसे लड़का और लड़की के लिए बताए जाते हैं, बस उसी तरीके से भारत के संविधान में कुछ शब्द हैं, उसको देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि दरअसल भारत का संविधान है क्या। समझ में आ गई कहानी? यानी एक तरह से ओवरव्यू है, पूरा नहीं है बट ओवरव्यू है, यानी डिटेल। अब जैसे कि लड़का को बोला गया लड़की सुंदर है और लड़की को बोला गया लड़का सुंदर है, दोनों के दिमाग में एक बत्ती जलेगी नहीं जली? चलो यही तो चाहिए था। समझ में आ रहे हो ना? तो यानी हमें कुछ चीजें तो मिल गई प्रस्तावना से, लेकिन पूरी चीजें करने के लिए आपको पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? बाकी प्रस्तावना को मैं आगे बताऊंगा। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए भैया। कोई भी तरह का डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं।
चलते हैं हम लोग इंग्लैंड पे। सबसे पहले हम यहां आते हैं संसदीय व्यवस्था पे। सर एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चे एक बात बताओ कि इंडिया की जो संसद है वो कहाँ है, आप कहेंगे सर दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह है? आप कहेंगे कि सर दिल्ली में है ना एक वो राजपथ वाली जगह है जिसे केंद्रीय सचिवालय का भी पॉइंट बोल देते हैं, सर वहां है। इसी तरीके से संसद जो ब्रिटेन की है वो कहाँ है? लंदन में। लंदन में किस जगह पे? लंदन में उस जगह का नाम है वेस्ट मिंस्टर। इसीलिए इस संसदीय व्यवस्था को एक और नाम दे दिया जाता है, वो है वेस्ट मिंस्टर। तो अगर एग्जामिनर मान के चलो ये ना पूछे कि भारत ने संसदीय व्यवस्था कहां से ली है, अगर वो ये पूछे कि भारत ने वेस्ट मिंस्टर व्यवस्था कहां से ली है, तो बात एक ही है। यानी संसदीय कह लो, वेस्ट मिंस्टर कह लो, बात एक ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। संसदीय व्यवस्था जो भारत ने ली है वो इंग्लैंड से ली है। और ये बात समझिएगा कि पूरी दुनिया में जिस देश ने भी संविधान बनाया है और जिस देश ने भी उस संविधान में संसद को सर्वोच्चता दी है, समझ लीजिए उस देश ने संसद का कंसेप्ट इंग्लैंड से ही उठाया है। यानी पूरी दुनिया में संसद इंग्लैंड से ही आई है। यूएसए का लास्ट सर गोविंद शर्मा, ये मैं बात करूंगा आगे। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लास्ट पॉइंट है ना, संघात्मक व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में आप लोग फेडरल स्ट्रक्चर भी कहेंगे, इसको हम करेंगे आखिरी में। यानी जब हमारा ये है ना डिस्कस हो रहा होगा तो समझ जाइएगा कि ये अन्य देशों से ली गई विशेषताएं खत्म हो रही हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था ली है वो कहां से ली है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ओह चलो बढ़ो आगे। सर दुनिया में जिस जिस देश ने भी संसद लिया है वो इंग्लैंड से ही लिया है। तो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, या ये कह लीजिए दुनिया में जिन जिन देशों पे इंग्लैंड ने कभी कब्जा किया था, लगभग उन देशों ने संसदीय व्यवस्था ही लिया है। यानी अमेरिका की राष्ट्रपति व्यवस्था पे वो नहीं गए हैं। समझाता हूं संसदीय व्यवस्था क्या होती है, पहले वो समझते हैं। सर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पे सरकारें जनता के द्वारा बनती है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक देश है, वैसे तो शब्द बड़ा खतरनाक है, बोला कि लोक और तांत्रिक, यानी एक ऐसा देश जहां पर ज्यादातर लोग तांत्रिक है ना? ऐसा नहीं, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी यानी जहां जनता सरकार के द्वारा, सरकार जनता के द्वारा होती है। समझ में आया? जनता सरकार के द्वारा, सरकार जनता के द्वारा, यानी एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। ऐसा देश जो लोकतांत्रिक है, हो सकता है कि वो देश अमेरिका की तरह अपनी राष्ट्रपति व्यवस्था को अपनाए, जैसे अमेरिका ने अपनाया है, और हो सकता है या स्विट्जरलैंड ने अपनाया है, जर्मनी ने अपनाया है, या हो सकता है कि भारत की तरह या ये कह लीजिए इंग्लैंड की तरह संसदीय व्यवस्था को अपनाए। तो दो तरह के लोकतांत्रिक देश दो तरह की व्यवस्था में ही चलते हैं। इससे अलावा जो व्यवस्था है वो समझ लीजिए तानाशाही की ही है। देश को अच्छे से चलाने, लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए ये दो ही व्यवस्था है। इस व्यवस्था में साफ लिखा गया है कि हमारा जो हेड होगा, जिस व्यक्ति के पास राष्ट्र शक्ति होगी, वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन इस शब्द में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि भारत का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। इसमें लिखा गया है संसदीय व्यवस्था, जिसका मतलब है जो संसद होगी हमारी वो पावरफुल होगी। यानी यहां ना तो राष्ट्रपति बोला गया है ना ही प्रधानमंत्री बोला गया, यहां बोला गया जो संसद है वो पावरफुल है। इंग्लैंड की यही व्यवस्था है, समझिएगा। दो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एक शब्द है हेड ऑफ द गवर्नमेंट और एक होता है डियर जी हेड ऑफ द स्टेट। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर एक देश जो कि संसदीय व्यवस्था में है और राष्ट्रपति व्यवस्था में है, उस देश का हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है अगर राष्ट्रपति व्यवस्था है तो, जिसका मतलब है कि दोनों ही शक्ति एक व्यक्ति को पास चली गई। दोनों ही शक्ति अगर एक व्यक्ति के पास चलेगी तो वो व्यक्ति सबसे ताकतवर हो जाता है उस देश में, सबसे ताकतवर। और अगर ये व्यक्ति ताकतवर हो गया तो ये व्यक्ति जिस पार्टी से आता है उस पार्टी के लोग भी इसके खिलाफ जाने से डरेंगे।
समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी वो इसके अंडर में, इसके तानाशाही रवैये की वजह से स्टेबल होगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट स्टेबल है और तानाशाही रवैया है तो सर ये उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी। ये गवर्नमेंट कैसी होगी? ये इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। बोलो हाँ या ना? तो यानी जो गवर्नमेंट स्टेबल है वो इररेस्पॉन्सिबल है। अब आ जाइए संसदीय व्यवस्था पे। संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसने सर सिस्टम बांट दिया है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है भारत में प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, और हेड ऑफ द स्टेट जो है भारत में भारत का राष्ट्रपति को माना जाता है। यानी हमने दोनों ही शक्तियां दो अलग अलग लोगों में बांट दी, जिसका मतलब होता है कि अब जो है पीएम प्रेसिडेंट को लेकर के, प्रेसिडेंट पीएम को लेकर के आंसरेबल होंगे। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो संसदीय व्यवस्था हो गई, ये एक ऐसी व्यवस्था हो गई जिसमें गवर्नमेंट जो होगी वो अनस्टेबल होगी, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया है। यानी आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट अगर रेस्पॉन्सिबल है, नीचे वाला व्यक्ति अगर पीएम को सुन ही नहीं रहा है तो गड़बड़ हो सकती है ना? तब ये सिस्टम है। लेकिन नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति को सुन नहीं रहा, वो अपने हिसाब से चला रहा है। आप और मैं ना सवाल जवाब करना चाहें तो दोनों को सवाल जवाब देना पड़ता है। कल को जो भी एक्शन लेंगे उसके लिए ना न्यायपालिका इनको पकड़ लेगी, जनता इनको पकड़ लेगी। इसलिए संसदीय व्यवस्था जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। तो ये डिफरेंस है संसदीय व्यवस्था का, ये है राष्ट्रपति व्यवस्था। अब भारत में जब अंबेडकर जी को बोला गया कि यार इनमें से कौन सी व्यवस्था में जाएं, तो अंबेडकर जी ने कहा देखो सरकार वही अच्छी जो रेस्पॉन्सिबल हो, वो सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है जो इररेस्पॉन्सिबल हो। तो अमेरिका में सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाती है, इसलिए भारत में एक ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जो उत्तरदायी हो जनता के प्रति। वरना तानाशाही अगर लेके आनी है तो नॉर्थ कोरिया ही बना डालो देश को। इसलिए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ गए, यही फायदा होता है संसदीय व्यवस्था का। ठीक है, बढ़ो आगे। सर कोई देश ऐसा भी है क्या जिसने राष्ट्रपति व्यवस्था को और संसदीय व्यवस्था को दोनों को एक साथ लिया हो? हाँ सर, इसमें हम नाम लेंगे फ्रांस का। फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने दोनों ही व्यवस्था को अपना रखा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर ज्यादा किस तरफ झुका हुआ है, तो वो गाना ना इधर चला मैं उधर चला, तो ये समझ लीजिए फ्रांस थोड़ा सा ज्यादा चला गया है राष्ट्रपति व्यवस्था पे। लेकिन उसने व्यवस्था दोनों ही अपनाई है, राष्ट्रपति भी और संसदीय भी। ये सवाल आया था एसएससी में, एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश जिसने दोनों ही व्यवस्था को अपना रखा है। चलिए वापिस आ जाइए। मेरे ख्याल से यहां तक मेरा ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको संसदीय व्यवस्था समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे नागरिकता के ऊपर। आप और मैं कहाँ के नागरिक हैं? सर आप और मैं भारत के नागरिक हैं। बहुत ही बढ़िया है। क्या हम उस राज्य के नागरिक हैं जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं? नहीं सर, हरियाणा के हम राज्य नागरिक नहीं होते, हम तो देश के नागरिक हैं। बस यही है इकहरी नागरिकता। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां दोहरी नागरिकता है। वो देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं। क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता थी, इसलिए नागरिकता हमने अमेरिका से नहीं लिया, इसलिए हमने नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया, क्योंकि इकहरी नागरिकता का कंसेप्ट है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फिर बढ़ते हैं रिट्स पे, न्यायिक आदेश पे। सर ये न्यायिक आदेश क्या है समझिएगा। अगर सरकार, देखिए ये है आप और मैं, और ये है सरकार स्टेट। अगर सर सरकार हमारे मौलिक अधिकार छीने तो क्या होगा? फिर सर हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए जिस चीज को लागू करती है उसी को रिट्स कहते हैं। तो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट बेसिक इंग्लैंड से हो, मौलिक अधिकार बना रहे, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने इंग्लैंड से उठाया। समझ में आया? तो अगर सरकार किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के खिलाफ अगर जाने की कोशिश करे तो न्यायपालिका के द्वारा उसको लाने के लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसी को रिट्स या न्यायिक आदेश कहा जाता है। चलिए सर आगे बढ़िए। अब आ जाइए द्विसदनीय व्यवस्था के कंसेप्ट पे। हमने ये समझ लिया कि सर भारत में एक संसद का कंसेप्ट है, और इंग्लैंड का जो संसद है, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड में दो सदनीय व्यवस्था है। तो सर इंग्लैंड में दो सदनीय व्यवस्था कौन कौन सी है? एक व्यवस्था यानी एक सदन जिसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स,
और दूसरा जो सदन है सर इंग्लैंड में, उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। तो इंग्लैंड की संसद में दो सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। दीपिका जी वर्ड्स थोड़े बड़े लिखे हैं, ठीक है, वर्ड्स थोड़े बड़े लिख देते हैं, बड़े की जगह है ना हम मार्कर को थोड़ा सा वो कर देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो ये इंग्लैंड की संसद है। अब भारत की संसद ने क्या कहा, भारत की संसद ने भी कहा कि भाई हम भी इंग्लैंड की तरह दो सदनीय व्यवस्था रखेंगे। जिस तरह से हाउस ऑफ कॉमन है उसी तरीके से भारत में कौन होगा, हाउस ऑफ द पीपल होंगे। और जिस तरीके से सर हाउस ऑफ लॉर्ड होता है इंग्लैंड में, भारत में उसी तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे। काउंसिल ऑफ, इसको नीचे ले लेता हूं मैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे। अब आप कहेंगे सर हमने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा आपने ये नाम नहीं सुना होगा, आपने लोकसभा का नाम सुना होगा और आपने राज्यसभा का नाम सुना होगा। तो जो हाउस ऑफ द पीपल है उसे लोकसभा कहते हैं और जो हाउस ऑफ स्टेट्स है, सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसे हम राज्यसभा कहते हैं। सर ये लोकसभा और राज्यसभा जैसे शब्द भारत के संविधान में हैं क्या? नहीं बेटा, लोकसभा और राज्यसभा जैसे शब्द भारत के संविधान में नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, इसलिए इंग्लिश में ही शब्द चलते हैं। ये दोनों ही शब्द लोकसभा में और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शब्द संविधान में नहीं है। नहीं है बेटा, नहीं है भारत के संविधान में। अच्छा, तो सर फिर इन लोकसभा और राज्यसभा का इस्तेमाल क्यों किया गया? सबसे पहली बात, इनका इस्तेमाल 1954 से किया जा रहा है। डियर दीपिका जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि थिकनेस ठीक है क्या? अब तो दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिखने में अभी भी दिक्कत है तो बताइएगा, फिर थोड़े से बड़ो शब्द को हम बड़ा करेंगे। तो 1954 से ही लोकसभा राज्यसभा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर ऐसा क्यों? देखिए भारत में उस समय 10% के आसपास जो है साक्षरता थी, और अगर किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब क्या ही है मतलब एक निरक्षर व्यक्ति को अगर पकड़ के ये कहोगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट ने आज ये डिसीजन लिया है, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि दरअसल आप बोल क्या रहे हैं। तो उस व्यक्ति को समझाने और सिखाने के लिए ही मुझे इसका हिंदी रूपांतरण करना पड़ेगा, और इस तरीके से लोगों के द्वारा बनाई गई सभा को हमने लोकसभा कह दिया, और राज्यों के मुद्दों को उठाने के लिए जो सदन बनाई जाएगी, जो सभा बनाई जाएगी, उसको हम लोगों ने राज्यसभा कह दिया। कहानी के लिए ठीक है। सर अब मुझे थोड़ा सा एक बात और बताइएगा। बात यह है कि भारत में जो राज्यसभा है उसे हम लोग, लोकसभा को तो हम सर निम्न सदन भी कह देते हैं, और सर जो राज्यसभा है इसे हम लोग उच्च सदन कह देते हैं। ऐसा क्यों सर? इसे अपर हाउस और उसे लोअर हाउस क्यों कहा जाता है? कोई व्यक्ति प्रकाश डालना चाहेगा क्या इस पे? आप लोग प्रकाश डालेंगे, इससे पहले मैं ही प्रकाश डाल देता हूं, समझिएगा। निम्न सदन और लोक सदन कहने के पीछे इसको जानने के लिए मुझे इंग्लैंड में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से भारत में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, एक ब्राह्मण हुआ करता था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था हमारे वेदों में आते हैं, पाए जाते हैं, या हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें पाए जाते हैं। और उन चारों वर्णों में सबसे ऊपर जो रखा गया वो ब्राह्मण रखा गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इसी तरीके से इंग्लैंड में भी ये व्यवस्था बनी हुई थी, इलीट क्लास की, अमीर लोगों की, इन्फ्लुएंसिव लोगों की, प्रभावशाली लोगों की। जो समाज के सबसे उछले तबके से आते थे, सिर्फ वे ही लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते थे। जो समाज के सबसे उछले स्तर पे लोग होते थे वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आते थे। देखिए लॉर्ड्स मतलब भगवान, यहाँ लॉर्ड्स का मतलब है राजा से। राजा के आसपास जो लोग होते थे, जो प्रभावशाली होते थे, जो उस देश के सबसे उछले स्तर पे पहुंचते थे, वही लोगों का दल जो है वो जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो उछले स्तर पे लोगों के आने की वजह से ही इसे अपर हाउस कहा जाने लग गया, यानी इंग्लैंड में इस वजह से इसे अपर हाउस कहते हैं। और सर इंग्लैंड के जो दबे कुचले लोग थे, जो नीचे लोग थे, जैसे आपकी तरह स्टूडेंट थे, मेरी तरह एक एजुकेटर था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, इस तरह वकील तो कोई होता नहीं था, न्यायपालिका इतना ज्यादा काम नहीं करती थी,
तो इस तरह के जो लोग हुआ करते थे सर, वो समाज के निचले स्तर पे पाए जाते थे, यानी जो राजा राजा के आसपास या सेनापतियों के साथ नहीं है, सेनापतियों की जगह नहीं है, तो समझ लीजिए वो समाज के निचले स्तर पे पहुंच गए। और जो समाज के निचले स्तर के लोग थे वही आते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न स्तर बोला गया है, यानी लोअर हाउस बोला गया। तो इंग्लैंड में इस वजह से इसे अपर और लोअर हाउस कहा जाने लग गया। लेकिन समय के साथ सर ये प्रचलन में आ गया। अब भारत में राज्यसभा को उच्च सदन कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये हमने एक समझ, एक नोशंस ले तो ली है इंग्लैंड से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के समाज का सबसे उच्च स्तर का व्यक्ति ही राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में कोई भी जा सकता है, लोकसभा में भी कोई भी जा सकता है, ये भारत है। लेकिन जो इंग्लैंड की जो समझ थी, बस उसी को हम लोगों ने बस उठा लिया, कैरी कर लिया। अब ये समझ लीजिए कि भाई भारत के संविधान जब को बनाने वाले जब इसे बना रहे थे, उन्होंने अपर और लोअर हाउस कह तो दिया, लेकिन इसके पीछे का वो लॉजिक नहीं लगाना है जो इंग्लैंड में लॉजिक लगेगा। बस ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड में ले लिया। ये कुछ वैसे ही बात है कि जैसे आप लोग है ना मेरी क्लास ले रहे हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को मित्रों बोल दूं, मैं आऊं और आते मैं आपको कहूं मित्रों, तो आप कहेंगे कि सर मित्रों तो आज आप बोला जा रहा है, पहले के जमाने में ये नहीं बोला जाता था, या आज के जमाने में, या हो सकता भविष्य में ना बोला जाए। बस ट्रेंड चल रहा है, मैं आया मैंने आपको मित्रों बोल दिया क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। एक व्यक्ति है भारत में जो मित्रों मित्रों बहुत बोलते हैं, उन्होंने ट्रेंड चला रखा है, तो लोग मेरे जैसे आते हैं वो मित्रों बोल देते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि ट्रेंड चल रहा था अपर हाउस लोअर हाउस का, वो चला दिया, कंसेप्ट वो नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझना होगा। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ये द्विसदनीय व्यवस्था वगैरह का। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग पिछले स्लाइड्स पे। तो नागरिकता पढ़ लिया हमने, रिट्स पढ़ लिया हमने, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था और कैबिनेट व्यवस्था। ये बड़ा आसान है सर। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, इस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो लोग काम करेंगे वो सारे बागड़ बिल्ले कैबिनेट व्यवस्था ही कहलाएंगे। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में अमित शाह है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, लॉ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह है। इस तरीके से कई मिनिस्ट्री हैं सर। इन लोगों को जो प्रधानमंत्री के अंडर काम करते हैं उनको हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। तो ये जो कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट व्यवस्था है, ये यही है। लेकिन ध्यान रखा जाएगा, ये कैबिनेट मंत्री किसी भी स्तर पे प्रधानमंत्री के नीचे नहीं होते हैं, ये उतने ही पावरफुल होते हैं जितने पावरफुल भारत का प्रधानमंत्री है। इंग्लैंड में कैबिनेट मंत्री उतने ही पावरफुल हैं जितने इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मॉनिटर का रोल प्ले करता है। जैसे होता है ना क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, तो वो भी एक मॉनिटर का ही रोल प्ले करता है प्रधानमंत्री। ये मत सोचिएगा कि प्रधानमंत्री तगड़ी तोप हो गया। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर भारत में प्रधानमंत्री नहीं है, तो प्रधानमंत्री के बिहाफ में भारत में जो एक्शंस लिए जाएंगे वो कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आखिरी में आ जाता है कानून का शासन। सर ये कानून का शासन क्या है? एक बात बताइए, भारत में किसकी चलती है? संविधान की चलेगी या मोदी की चलेगी? सर भारत के संविधान की चलेगी। तो इसका मतलब है कि गंगोत्री हमेशा कौन सी होनी चाहिए? कानून की। व्यवस्था कोई भी होनी चाहिए, उस व्यवस्था की गंगोत्री हमेशा कानून ही होना चाहिए। समझ रहे हो? तो सर भारत में किसी व्यक्ति की तरह नहीं चलाया जाएगा सिस्टम, एक कानून के तहत चलाई जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग कानून का शासन। कहानी समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए भैया। एनीवन हैव एनी डाउट? पूछिए बच्चे। चलो बहुत अच्छी बात है डियर पिंकी।
चलो बहुत अच्छी बात है शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। समझ आना चाहिए भाई, इससे अच्छी चीज तो और क्या ही हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से सर मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए होता है, उसी तरीके से एक शब्द का और इस्तेमाल करेंगे, मदर ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा देश होगा? इंग्लैंड। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में हर देश ने संसद जो है इंग्लैंड से लिया, इसलिए मदर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड है। हम बढ़ेंगे सर नेक्स्ट से, कंट्री का नाम लेंगे हम लोग, जर्मनी। उसके बाद नाम लेंगे हम लोग फ्रांस से। उसके बाद नाम लेंगे हम लोग रशिया। उसके बाद नाम लेंगे हम लोग कनाडा। कनाडा तो बाद में करेंगे हम, आयरलैंड कर लेते हैं। फिर नाम ले लेंगे हम लोग जापान, और फिर आखिरी में नाम ले लेंगे हम लोग साउथ अफ्रीका। और बाकी दो देश बच गए हैं अभी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वो हम करेंगे अगली क्लास में। जर्मनी से जो चीज हम लोगों ने उठाई है, समझिएगा क्या उठाया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब समझिएगा, गौर से मुझे सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत ने आपातकाल की व्यवस्था कहां से उठाई है, तो आप क्या आंसर करेंगे? भारत ने आपातकाल की व्यवस्था कहां से उठाई है, क्या आंसर करेंगे? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जर्मनी। तो कृपया करके इस चीज को थोड़ा सा साफ कीजिएगा, क्योंकि दिमाग पे थोड़ा सा धुंध, जो कोहरा है, जो मिहिका है, वो थोड़ी सी जम गई है। मैंने पूछा कि आपातकाल कहां से लिया है, मैंने ये नहीं पूछा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होगा। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। आपातकाल का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने लिया है भारत शासन अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते थे। याद कीजिए, जाते जाते मैंने कल आपको बताया था कि भारत के संविधान में ज्यादातर जो चीजें हैं वो इसी कानून से हैं। तो आपातकाल का कंसेप्ट वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके, क्योंकि वित्तीय आपात का कंसेप्ट हमने अमेरिका से उठाया है, बाकी जो राज्य की इमरजेंसी होगी और देश की इमरजेंसी होगी, राष्ट्रीय जो इमरजेंसी होगी, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया है। लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाए और उसमें आपका और मेरा जो मौलिक अधिकार था, जो हमने अभी अमेरिका से पढ़ा लिया था, उसके साथ क्या होगा, तो हमने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भाई तुम्हारी और मेरी जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाएगी। तो शब्द पे फोकस कीजिएगा। यहां बोला गया है सस्पेंशन, निलंबन, यानी खात्मा नहीं बोला गया है। खत्म नहीं हो गया आपका मौलिक अधिकार, सिर्फ सस्पेंड होगा। सस्पेंड का मतलब ये होगा एक टाइम के बाद वापस आ जाएगा। किस टाइम के बाद वापस आ जाएगा? इमरजेंसी खत्म, वापस से फंडामेंटल राइट्स ले आए जाएंगे। तो समझिएगा एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। आपातकाल पूछेगा तो कहीं और जाना है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होगा, तब कहीं और जाना है। बढ़ते हैं आगे। फ्रांस से क्या लिया है? सर फ्रांस से सबसे पहली चीज ली हमने गणतंत्र, कि भारत एक गणतांत्रिक देश होगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है। जिस देश में प्रथम व्यक्ति, जिसे आप लोग हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, जिस देश का प्रथम व्यक्ति वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, वही देश अपने आप को गणतांत्रिक देश के रूप में लाएगा। तो भारत का जो प्रधान राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा तो नहीं आता सर डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली जरूर आता है। इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है। बढ़िया आगे। सर जो संविधान में एक प्रस्तावना है ना, जो हमने अमेरिका से लिया है, उस प्रस्तावना में एक शब्द आता है, या ये कह लीजिए एक शब्द आता है न्याय।
वो न्याय शब्द तो हम लोगों ने रूस से उठा लिया है। न्याय के बाद शब्द आता है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता इक्वालिटी, एंड बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो प्रस्तावना में आपको ये तीन शब्द देखने को मिलते हैं वो फ्रांस से, और उसी प्रस्तावना में जो पहला शब्द आता है न्याय, वो हमने लिया है रशिया से। तो इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। रशिया से हम लोगों ने आगे जाकर के मौलिक कर्तव्य का केस भी उठाया है। मौलिक अधिकार अलग चीज है, मौलिक कर्तव्य अलग चीज है, तो थोड़ा सा मिक्स मत करना है इन दोनों को। चलिए, कर्तव्य क्या होते हैं सर? भारतीय होने के नाते इस देश के प्रति हमारे कोई कर्तव्य होने चाहिए, रादर देन कि आप हमेशा ये कहेंगे कि भाई इस भारत का हमारे प्रति कोई अधिकार होना चाहिए। भाई नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य रखने चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, विपत्ति की सिचुएशन आएगी तो देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे, नेशनल हेरिटेज जो मोन्यूमेंट्स हमारे उसको गंदा नहीं करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, वगैरह वगैरह। वो मौलिक कर्तव्य में लिखा गया, देख लेना। जब हम लोग आयरलैंड पे जाते हैं तो आयरलैंड से सर हम लोगों ने जो चीज उठाई है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझाऊंगा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। फिलहाल के लिए एक चीज समझिएगा कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या मतलब है। एक राज्य, देखिए भारत में सबसे पावरफुल कौन सा है? न्यायपालिका। तब क्या हो जब न्यायपालिका को तो सारी चीज दे दी गई है, एक चीज ऐसी है जो न्यायपालिका को नहीं दी गई। मतलब इस देश में न्यायपालिका को लगे कि एक राज्य यानी सरकार ये काम नहीं अच्छे से तरीके से कर रही है, तो न्यायपालिका उसको कान मरोड़ सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं सरकार के पास जिसमें न्यायपालिका सरकार के ऊपर दबाव नहीं दे सकती। समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। इसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा गया है कि अगर सरकार ड्रग्स, शराब और अन्य मादक पदार्थ जिससे राज्य के लोगों की सेहत खराब हो रही है, नशीले पदार्थ के सेवन से उनमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो राज्य इन चीजों को बंद कर सकता है। समझ में आया? ड्रग्स, शराब और अन्य मादक पदार्थ जिससे दिक्कतें पैदा हो सकती है, अगर राज्य चाहे तो बंद कर सकता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मामलों में राज्य को दिक्कतें पैदा नहीं कर सकते। यानी अगर बिहार ने शराब को बंद कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को यह नहीं कह सकती कि आप अपने लोगों को शराब पिलाइए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सरकार की अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें न्यायपालिका उसको वो करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यही है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। बाकी डिटेल में हम करेंगे आगे। जब मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कह लीजिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, वो हम राष्ट्रपति का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग समझ ही जाएंगे। जापान से कंसेप्ट क्या लिया है? जापान से कंसेप्ट लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून की स्थापित प्रक्रिया। इंग्लिश में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्या होता है सर? इसको सिर्फ इतना ही समझिए कि जो कानून बन गया वो सबके लिए लागू होगा। अगर किसी को फांसी की सजा देनी है तो सबको फांसी की सजा देने का जो प्रावधान है एक ही रहेगा, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अमीर को हम फांसी नहीं देंगे, गरीब को हम फांसी देंगे। सजा अगर क्राइम है, अगर एक किया है, उस क्राइम की डेफिनेशन 302 है, हीनियस क्राइम्स है, मानवता को शर्मसार करने वाला क्राइम है, तो फांसी दे देंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो यानी कानून की जो प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया, उसमें साफ लिखा गया है कि किसी को भी सजा किस तरीके से दिया जाएगा, और वो सबके मामले में बराबर होगा। समझ आ रहा है? हाँ सर, ये लिया हमने जापान से। और आखिरी में ये है बच्चे हमारा भारत का प्यारा संविधान। अगर
इस संविधान को मुझे बदलने की जरूरत महसूस हुई, मतलब पूरी तरीके से नहीं, संविधान के कुछ आयाम को अगर बदलने की कोशिश हुई, तो आप इस संविधान में कोई चीज जोड़ना चाहें तो ठीक है, कोई चीज हटाना चाहें तो ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं और इस संविधान से कोई चीज हटा भी सकते हैं। इसी को कहते हैं संशोधन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया सर। तो वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक की चीजें आप लोगों को नीट एंड क्लीन फॉर्म में क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो पूछे, नहीं तो आज की क्लास को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देता हूं। थैंक यू सो मच सुषमा नूनवाल जी, थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट